राव खालिद साहब, DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर PTI के रिएक्शनरी बयानात, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए आपको PTI का सियासी मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है और क्या ऑप्शंस है PTI के पास? देखिए, एक तो हमें ये बड़ा बेसिक फैक्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो 70-74 साल से सियासत हो रही थी या जिस किस्म की लीडरशिप थी, PTI ना उस तरह की सियासत कर रही है ना उसकी लीडरशिप उस तरह की है, रवायती किस्म की, जो लड़ती भी है, सुलह भी कर लेती है, पाँव भी पकड़ लेती है, गिरबान भी पकड़ लेती है। एक डिफरेंट आप कह सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अगर तो आप मैयर करें 8 फरवरी के इलेक्शन से या पिछले 2-3 साल में जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है उससे, तो ये पॉजिटिव उनको तो हेल्प किया है, उनकी मदद की है इसने और उसको एक बेहतर से बेहतर पोजीशन में लेके आए हैं। लेकिन उसकी पूरी बैकग्राउंड है, जिस नैरेटिव पे उन्होंने किया है वो नैरेटिव तकरीबन हर जमात ने अपनाया था एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन बात यह है उसके साथ साथ वो बात भी उन्हीं से करना चाहते हैं, सुलह का पैगाम भी उन्हीं की तरफ भेजते हैं, मुज़ाकरात भी उन्हीं से करना चाहते हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस से पॉलिटिकल फोर्सेस से नहीं करना चाहते। अच्छा, उसमें भी उनकी एक जस्टिफिकेशन है, वो समझते हैं कि ये हाइब्रिड प्लस जो कहा निज़ाम है, तो इन पॉलिटिकल पार्टी से बात करने से भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी, एस्टेब्लिशमेंट से मामलात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक मामलात सही नहीं चल सकते। मसला ये कि बतौर अपोजिशन तो उनका सियासी मैदान में जो है, उन्होंने अपोजिशन ने हुकूमत को ऑन टोज रखना है, उन्होंने एहतजाज भी करना है, उन्होंने शोर भी मचाना है, उन्होंने तनकीद भी करनी है, जायज़ नाजायज़। दुनिया भर में तकरीबन जहाँ जमहूरियतें हैं, इसी किस्म की जो अपोजिशन पार्टीज है वो यही करते हैं। ठीक है। PTI के साथ मसला ये है कि उनके साथ 9 मई और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो एक डिफरेंट बिल्कुल चीज़ है, जिसकी वजह से वो इस सूरत हाल में जकड़े हुए हैं या पकड़े हुए हैं या इस मसाइल का शिकार है। उससे बड़ा मसला ये है कि PTI भी जो सियासी मुखालफीन है उनको दुश्मन समझती है। जब आप एनिमी का कॉन्सेप्ट रखते हैं ना, तो उसमें फिर मुज़ाकरात नहीं होते, उसमें फिर एलिमिनेट करना होता है, एलिमिनेशन होती है। तो जब तक आप सियासी मुखालफीन को सियासी मुखालफीन को मुखालिफ ही समझेंगे, दुश्मन नहीं समझेंगे, फिर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। तो वो उनके लिए आसान तभी हो सकता है अगर वो सियासी इकाई के तौर पर मुखालफीन के साथ वो रवैया ना रखे जो दुश्मनों के साथ रखा जाता है। ठीक है, मियां नवाज शरीफ से आपको इख्तलाफ हो सकता है, आप इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, जरदारी साहब के बारे में भी आप लगाते रहते हैं, उनकी जमात में 2 बंदे तो नहीं है ना, इतनी बड़ी जमात है, और आप भी अपनी जमात में अकेले नहीं है, आपके लोग भी बात कर सकते हैं, उनके लोग करते भी हैं। आप देखिए, जब इलेक्शन का मामला तो उस वक्त बनी थी सारी, PTI का लग यही रहा है कि यही कुछ करती रहेगी जब तक उसको मकासद हासिल ही होते हैं। और मकासद उसके क्या है? मैंडेट की वापसी, मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना और किसी तरीके इंतखाबात तक, अगले इंतखाबात तक पहुंचना। साल में पहुंचे, 2 साल में पहुंचे, भले 5 साल में पहुंचे, उस वक्त तक उन्होंने अपने जो वोटर है, अपना सपोर्टर है, उसको इंटैक्ट रखने के लिए ये टैक्टिक्स चलाते रहना है और ये मामलात करते रहना है। थोड़ी सी उनको कामयाबी भी मिल रही है, जैसे आज डी-नोटिफाई हो गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो रिजर्व सीट्स वाले पंजाब से, बाकी जगह से भी होंगे, तो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा हो रही है। इसी तरह से उनको अगर साइफर में केस में रिलीफ मिल जाता है, बाकी केसेस में रिलीफ मिल जाता है, तो यकीनन प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा राव खालिद साहब, मेरा ख्याल है उलझन तो जरा सुलझाएं ना, ये जो माफ़ी की बात है, ये माफ़ी की क्या बात है? मतलब अगर 9 मई के केसेस ज़ाहिर अदालतों में मौजूद हैं, अगर वो साबित हो जाते हैं तो कन्विक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होनी चाहिए, और अगर नहीं साबित होते तो फिर वैसे ही एक कानून अपना रास्ता बना लेगा। तो ये माफ़ी तलाशी की बात फिर क्यों आ जाती है बीच में? ये मुझे समझ नहीं आती, ये आप अगर दूर कर दें मेरी कन्फ्यूजन। देखिए, मेरा ख्याल है जो मुतालबा है ना DGSPR साहब का या फ़ौज का, वो अगर उनकी जगह पे आप खड़े होकर देखें तो वो जायज़ बनता है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाकया नहीं हुआ कभी। नहीं तो कन्विक्शन होनी चाहिए ना, माफी मांग के तो मार्जिन मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा, कन्विक्शन होनी चाहिए, फिर तो माफी की ऑप्शन ही नहीं देनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा वाजे कर दूं इसको। जी, हुआ ये है कि अगर आप देखें कि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो सूरत हाल बनी, उसमें बहुत से लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी तलाफी की और उनकी जान छूट गई। ठीक है,
जिसकी वजह से ये जो इशू था, बहुत बड़ा इशू था, ये डाइल्यूट हुआ 9 मई वाला। उनकी वजह से पीटीआई के पास एक नैरेटिव आया कि जी ये कैसा वाकया है कि किसी को माफ़ी हो जाती है, किसी को नहीं होती। ठीक है, क्या 103 लोग जैसे ट्रायल में हैं जिनकी लिस्ट दी गई है, उनके ट्रायल से मामला ठीक हो जाएंगे, उसके बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी? वो कहते हैं कि वंस फॉर ऑल ये एक दफ़ा इंसिडेंट हो गया, हम ये चाहते हैं कि आइंदा ये ना हो, और उसके लिए या तो मिसाल बनाया जाए उन लोगों को, या वो लोग खुद आके बताएं कि जी ये बिल्कुल गलत हुआ है, मजम्मत करते हैं हम इसकी, और हम तौबा करते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। उनका मुतालबा अपनी जगह पे जायज़ है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी यकीनन आ जाती हैं जिसके बाद पीटीआई अपना नैरेटिव जिस पे बिल्ड करती है कि जी उनको कैसे माफ़ी मिल गई, अगर ये इतना बड़ा जुर्म था, फलां को क्यों छोड़ दिया, फलां को क्यों नहीं सजा दी, फलां का नाम था उसको क्यों नहीं किया। क्योंकि अल्टीमेटली तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए ना राव खालिद साहब, ये तो पीटीआई का अपना बयान ही है सर। लेकिन ये बिल्कुल असूली बात यही है, असूली बात यही है कि जब एक क्राइम कमिट हुआ है उसका प्रॉपर ट्रायल हो, जो भी उसमें मुलव्वस है, इमरान खान साहब है या कोई और है, कोई भी, उनको सजा होनी चाहिए, आइन और कानून के तहत होनी चाहिए, और उसको किसी सूरत में दरगुजर या माफ़ी नहीं होनी चाहिए, भले वो किसी आम घर पे भी हमला हुआ हो। ये तो फौजी इंस्टॉलेशन है, आर्मी के कोर कमांडर हाउस पे हुआ है, फौजी इंस्टॉलेशन पे हुआ है। हर बंदे को जो मुलव्वस है, किसी तरीके से भी हलाशेरी देने में है, एहानत करने में है, बयान देने के हवाले से है, सपोर्ट करने के हवाले से है, सबकी होनी चाहिए। लेकिन मसला फिर वहीं पे आ जाता है। अब नून को भी यही गिला है कि 1 साल हो गया, इस पे प्रोग्रेस उस तरह से क्यों नहीं हो रही जैसे बाकी केसेस में हुई। इमरान खान साहब को 3 केसों में रातों रात सजा हो गई, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर, तो इन केसेस में क्यों नहीं हो रही? ठीक है, तो ये फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आया इसमें कौन सी ऐसी रुकावटें हैं? क्या हुकूमत कोई फुट ड्रैगिंग कर रही है? जुडिशरी को, जैसे डीजी ISPR साहब ने बात की, आर्मी चीफ साहब ने बात की जुडिशरी के हवाले से, उनको उनकी गुफ्तगू से लगता है कि उनको थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस पड़े हैं वो क्यों गैर जरूरी तौर पे लटकाए जा रहे हैं। अब वन वे आर दी अदर फैसला करें ताकि मामला आगे चले। एग्जैक्टली। शहबाज शरीफ साहब 26 मिलियन बच्चों को स्कूलों में वापस लाने का अहद करते हैं, तो क्या वो इन तमाम चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत भी रखते हैं? राव खालिद साहब, ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने इंट्रो में भी बताई हैं, ये बहुत डीपली रूटेड है और बहुत बड़े लेवल पर इस पर रेफर्मेशन चाहिए होगी। तो बिल्कुल सही कहा आपने, और मज़े की बात यह है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल के अंडर तो छोटा सा एरिया आता है। सही कह रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे, या इस्लामाबाद है, तो सूबों को पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी क्या है, और उन्होंने ये जो अनाउंस किया है इसके पीछे क्या उनका जहन क्या है और किस किस्म की वो अप्रोच रखते हैं, चाहते हैं। इस पे काम तो बड़े अरसे से हो रहा है, बहुत हो रहा है। मेरा ख्याल है 1947 से ही शुरू है ये काम, जब हमने कहा कि हम यूनिवर्सलाइज करेंगे अपनी एजुकेशन को, तो वो आज तक नहीं हुई। हमने कोई ऐसा अपना सिस्टम नहीं बनाया, कोई सिलेबस ऐसा नहीं बनाया, कोई कोशिश ऐसी नहीं की कि हम उसको यूनिवर्सलाइज कर सकें ताकि हमारे बच्चे जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं वो हर जगह पे, हर मुल्क में और हर सूरत हाल में कारआमद हो। वो ये एक बुनियादी मसला हमेशा से है। दूसरा मसला ये है कि जब भी हमें कोई सपोर्ट वगैरह मिलती है सारी, हम देखते हैं अजीबोगरीब स्कैंडल आ जाते हैं। मुझे याद है 94-95 में अमरीकी मदद से और बाकी मुल्कों की मदद से हमारे यहाँ नए स्कूल खोलने की बात हुई, सारा कुछ हुआ। मंजूर भट्टू साहब शायद चीफ मिनिस्टर थे। 45,000 घोस्ट स्कूल निकले आखिर पे एट द एंड ऑफ द डे। कि आप 45,000 घोस्ट स्कूल, उसके टीचर देखे और कितने पैसे आपने ज़ाया किए, और जो स्टूडेंट उन वहाँ पे पढ़ने थे वो किधर चले गए। फिर ये है कि अभी रिसेंटली जो चैलेंज हमें आ गया है वो ये है कि आपके पढ़े लिखे लोगों की खपत क्या है, सरकारी क्या गवर्नमेंट अब्जॉर्ब कर सकती है, क्या हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन जो है, सिलेबस है जो हम तालीमी मेयार है हमारा हायर एजुकेशन का, वो कम्पिटिटिवनेस है, उसमें इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस उस तरह की, हम उनको सिलेबस कैसा है, फैकल्टी कैसी है, इदारे कैसे हैं, तालीम क्या मिशन के तौर पे दी जा रही है या कारोबार के तौर पे दी जा रही है। ये बड़ा चैलेंज आ गया कि हम किस तरह से उसके, फिर क्या उसके बाद अगर कोई इल्म हासिल कर लेता है, मुआशी मौके किस तरह के अवेलेबल है।